माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशन बिटवीन ई जी एंड के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ई और के यानी यंग मॉडल्स और बल्क मॉडल्स के बीच में रिलेशन डिराइव किया था इक्वल टू 3k1 - 2/8। आज बल्क मॉडल्स और शेयर मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी इसके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। ये हमारा क्यूब था। डेरिवेशन के स्टार्ट में हम लोगों ने क्यूब कंसीडर किया था जिसमें सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड तीन स्ट्रेस थी लॉन्ग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। और ये कंसीडर किया था कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड जो थे इनकी वैल्यू क्या थी, सिग्मा। ये हम कंसिडरेशन में था। वहीं से हम आगे चलेंगे। इस डेरिवेशन के लिए हमने क्या कंसीडर किया कि इसकी ये इस क्यूब की ये जो फेस है ए बी सी डी, हम इसे कंसीडर करेंगे। पहले केस में हमने इस क्यूब को कंसीडर किया था। इस डेरिवेशन के लिए हम केवल इस फेस को कंसीडर करेंगे और इसकी ये वाली जो फेस है यानी ए बी, इसे फिक्स मानेंगे, यानी सिर्फ इतने पोर्शन को कंसीडर करेंगे, इस वाले पोर्शन को, ये इतने पोर्शन, ठीक। और वहां से डेरिवेशन की स्टार्ट करेंगे। ए बी सी डी। अब इस पोर्शन पे जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर शेयर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी, ये वाला जो एंड है थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा। इसके टिल्ट करने से ये सी वाला पोर्शन ये थोड़ा आगे की तरफ टिल्ट करेगा, यानी हमारा जो डी पॉइंट है वो मूव करके यहाँ आ जाएगा, डी डैश, ड्यू टू द शेयर फोर्स। ये एफ शेयर फोर्स है, ठीक है। और ये सी वाला पोर्शन है, ये थोड़ा एक्सटेंड करके इस पॉइंट पर आ जाएगा जिसको हमने नाम दे दिया सी डैश। ठीक। ये जो हमारा ये डिफॉर्मेशन हुआ है एडी से एडी डैश, इसको हम लोगों ने डिनोट कर दिया फाई से, यानी ये शेयर स्ट्रेन है। अगर ये शेयर फोर्स लगा तो इस पर एक शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी। हमने मान लिया वो शेयर स्ट्रेस जो है, कर्तन प्रतिबल जो है उसका मान है, उसकी वैल्यू है टाउ, और शेयर स्ट्रेन जो है वो है फाई, यानी कर्तन विकृति जो है वो है फाई। ये एंगल फाई है, ये भी। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो इसके डायगोनल हैं दो, यानी ए सी और बी डी, इनमें क्या चेंज हो रहा है इस शेयर फोर्स की वजह से। जैसे ही ये शेयर फोर्स हमने लगाया, ये कर्तन बल हमने यहाँ पर लगाया, तो जो हमारा डायगोनल ए सी है जिसकी पहले लेंथ ये थी, अब लेंथ बढ़ के कितनी हुई, ए सी डैश, यानी इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ। और जो हमारा डायगोनल बी डी था, ये जो डायगोनल था बी डी, ये पहले इतना था और अब घटकर इस तरीके से हो गया बी डी डैश, यानी बी डी में कॉन्स्ट्रक्शन हुआ, यानी ये इसकी लेंथ घट गई, और एसी में इलॉन्गेशन हुआ और इसकी लेंथ बढ़ गई कितनी, एसी डैश। अब अगर एसी की बात करें, सिर्फ एसी में, तो एसी में कितना स्ट्रेन अगर हमें डेवलप, कितना स्ट्रेन निकला, कितना ई अलोंग एसी, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितनी हो गई, AC डैश माइनस AC, AC डैश माइनस AC अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ क्या है, AC। अब हम क्या करेंगे, इस C से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस AC डैश पर, और उसको नाम दिया हमने E, और वो परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा कि AC विल बी इक्वल टू AE। हमने इस C पॉइंट से ये जो AC डैश है उस पर ये परपेंडिकुलर डाला इस तरीके से कि AC AE के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो AC दिया हुआ है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर AE लिख दिया, तो हमारा जो स्ट्रेन आया है लॉन्ग AC, वो कितना हो जाएगा, AC डैश माइनस AE अपॉन AC। अब इस AC डैश में देखिए, AC डैश माइनस AE बचा कितना, PC डैश। भाई पूरी AC डैश है और ये AE है, अगर इतना हट गया तो पोर्शन बचा कितना,
ई सी डैश, यानी इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई सी डैश। तो हमने आगे लिख दिया ई सी डैश बाई ए सी। क्वेश्चन नंबर, यहां तक हमारा ये स्ट्रेन अलोंग ए सी इस फॉर्म में निकल आया। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो चेंज है ये बहुत छोटा है, यानी बहुत कम, बहुत थोड़ा सा है। तो उस केस में ये एंगल जो है 45 और ये एंगल जो है वो भी 45 डिग्री होगा। भाई ये डायगोनल था तो ये एंगल तो 45 है, और ये मान लिया कि ये जो चेंजमेंट है ये बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है। तो उस केस में ये एंगल कितना हो जाएगा 45, और इस ट्रायंगल को कंसीडर किया, कौन सा, सी सी डैश ई, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है सी सी डैश ई। तो यहां से क्या लिखा, फॉर ट्रायंगल सी सी डैश ई, इस केस में cos 45 क्या हो जाएगा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, सी सी डैश अपॉन, सॉरी ई सी डैश अपॉन सी सी डैश। तो यहां पर वैल्यू रखी तो क्या आ गई, ई सी डैश अपॉन सी सी डैश। तो यहां से ई सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई सी डैश इज इक्वल टू सी सी डैश cos 45, या यहां से ई सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी सी डैश बाई √2। एक ये वैल्यू में निकाल ली, ये वैल्यू में पता चल गई। अब ये 45, ये भी 45। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ए सी बी, ये जो ट्रायंगल है ए सी बी, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हम cos थीटा cos 45 लगाएंगे। तो ट्रायंगल ए सी बी, इसमें अगर हमने cos 45 लगाया तो cos 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 45 की वैल्यू आ जाएगी बी सी अपॉन ए सी, या यहां से ए सी की वैल्यू क्या आ गई, बी सी बाई cos 45 या √2 बी सी। हमें ए सी की वैल्यू भी पता चल गई, ए सी भी पता चल गया और ई सी डैश भी पता चल गया। इन दोनों की वैल्यू हमने उठाकर इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए सी एंड ई सी डैश इन इक्वेशन 1, देन एलोंगेशन एंड ए सी कितना हो जाएगा, ई सी डैश की वैल्यू कितनी है, ई सी डैश की वैल्यू है सी सी डैश बाई √2, यहां रख दिया सी सी डैश बाई √2 इंटू ए सी, ये जो ए सी है, ए सी की वैल्यू कितनी है √2 बी सी, तो यहां रख दिया √2 बी सी। तो यहां से जो हमारा स्ट्रेन आया उसकी वैल्यू क्या आ गई, सी सी डैश बाई 2 इंटू बी सी, ये हमारा आ गया। इसको हम ई से डिनोट कर दे रहे हैं, ई ए सी, स्ट्रेन इन एसी को हमने इस तरीके से डिनोट कर दिया, ई ए सी इक्वल्स टू सी सी डैश बाई 2 बी सी। अब इस ट्रायंगल में देखिए सी सी डैश बी, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हम tan फाई लगाएं यानी tan थीटा लगाएं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो यहां से ये ट्रायंगल सी सी डैश बी अगर हमने tan फाई लगाया तो tan फाई क्या हो जाएगा, पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी सी सी डैश अपॉन बी सी, ये tan फाई की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि ये डिफॉर्मेशन बहुत छोटा, यानी ये जो इलोंगेशन है बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, तो ये जो फाई की वैल्यू होगी बहुत स्मॉल होगी, यानी बहुत छोटी होगी। तो छोटी क्वांटिटी के लिए क्या हो जाएगा, tan फाई विल बी इक्वल टू 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू सी सी डैश बाई बी सी, यानी फाई की वैल्यू क्या आ गई, सी सी डैश बाई बी सी। तो यहां से जो स्ट्रेन ए सी आया उसकी वैल्यू क्या आ गई, 5/2। स्ट्रेन अलोंग ए सी कितना आ गया, 5/2। यहाँ सी सी डैश बाई बी सी की जगह हम क्या रख दिया 5, tan फाई को 5 में क्यों लिखा, क्योंकि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ये निकल के आ गया। और यहाँ पर फाई आपका क्या है, शेयर स्ट्रेन कर्तन
विकृति। अब हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, टॉर्जनल रिजिडिटी क्या होता है? तो टॉर्जनल रिजिडिटी होता है शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस हमने क्या एज्यूम करी है, यानी कर्तन प्रतिबल क्या माना है? टाउ, और कर्तन विकृति क्या माना है? फाई। तो यहां से जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ बाई फाई, जहां पर ये क्या है? टॉर्जनल, सॉरी ये है शियर मॉडुलस या टॉर्जनल रिजिडिटी। यहां से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाउ बाई जी। फाई को इधर भेजा, जी को उधर लेके आए, यहाँ से फाई की वैल्यू निकले, यानी अगर इस फाई की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे तो स्ट्रेन इन एसी क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी टाउ बाई जी इनटू, ये रिलेशन बना। अब अगर एक तरीके से स्ट्रेंथ हमने ये निकाली। अब अगर आपसे ये कहें कि नेट स्ट्रेन अलोंग एसी निकालना है इन टर्म्स ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन, यानी ये जो शेयर फोर्स हम लगा रहे हैं, इस शेयर फोर्स की वजह से एसी में टेंशन होगा, और जो बीडी है उस पर क्या होगा? कंप्रेशन होगा। इस वाली लेयर की लेंथ बढ़ रही है, इस पर टेंशन होगा, और इस वाले डायगोनल की लेंथ घट रही है, तो इसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा। तो नेट जो नेट हमारा इसमें स्ट्रेन निकल कर आएगा एसी में, उसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, net strain in AC, this will be equal to strain in AC due to tension minus strain in BD due to compression। और अगर हमने टेंशन को पॉजिटिव लिया है तो कंप्रेशन हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये नेट स्ट्रेन किसमें आ रही है? एसी में, इस शेयर फोर्स की वजह से। ये शेयर फोर्स एसी के लिए टेंशन और बीडी के लिए कंप्रेशन होगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर स्ट्रेन निकालना है तो स्ट्रेन का वही हुक्स लॉ का फॉर्मूला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दिस विल बी इक्वल टू ई। जो हुक्स लॉ कहता था अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ से जो स्ट्रेस आता था, यहाँ से अगर स्ट्रेन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? स्ट्रेस अपॉन ई। स्ट्रेस यहाँ पर कौन सा है? शेयर स्ट्रेस। तो हमने क्या लिखा? टाउ। और स्ट्रेन कैसी है? ये स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ गई? टाउ बाई टेंशन की वजह से, माइनस, अब टेंशन में पॉजिटिव लिया है तो कंप्रेशन में क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, और ये क्या हो जाएगी? टाउ बाई एम इंटू लीनियर लेटरल, इस तरीके से लिख दिया। या यहां से जो रिलेशन बना स्ट्रेन अलोंग एसी, वो कितना आ जाएगा? टाउ बाई ई ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन एम। एक स्ट्रेन आपकी ये है, और एक स्ट्रेन आपकी यहां से जो निकाली थी वो क्या आई थी? टाउ बाई, ये निकाली थी इस रिलेशन से जो हमारा था, टाउ बाई फाई, यहाँ से फाई की वैल्यू निकाली थी, टाउ बाई जी, वो यहाँ पर रखेंगे तो टाउ बाई 2g आएगा। ये भी स्ट्रेन अलोंग एसी है, तो इन दोनों के एलएचएस सेम है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। जैसे ही इक्वेट करा तो हमारी क्वेश्चन क्या बनी? टाउ बाई 2g, दिस विल बी इक्वल टू टाउ बाई ई ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन एम। टाउ टाउ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रिलेशन क्या बना? E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस 1 अपॉन, एक रिलेशन ये निकल। ठीक, पहला रिलेशन था इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 बाई एम, वो था E और K यानी यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में। ये रिलेशन है यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस के बीच में, तो ये रिलेशन निकल के आ गया। अब क्या करेंगे? यहां से
ये जो डेरिवेशन में ये जो अभी जो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला है, यहाँ से 1/m की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से, तो E इक्वल टू 2g 1 + 1/m, ये हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ, या E/2g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 + 1/m, या 1/m की वैल्यू क्या हो जाएगा E/2g - 1। ये रिलेशन से हमने यहाँ 1/m की वैल्यू निकाली। और जो हमारा पहला रिलेशन था जो हमने इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में जो डेराइव किया था, वो क्या था, E = 3k 1 - 2 × 1/m या 2/m लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो 1/m लिखा हुआ है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू उस पर पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखिए E = 3k 1 - 2 E/2g - 1। और इस ब्रैकेट को जब खोल देंगे तो ये टर्म माइनस हो जाएगा और ये टर्म प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आया E = 3k 1 - E/g प्लस, या E = 3k 3 - E/, ठीक, या इसको और सिंप्लीफाई करें तो E = 9k - 3k E/g, इस 3k का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक ये रिलेशन हमारा बना। इसको और सिंप्लीफाई करें तो जी एलसीएम ले लें, अगर जी एलसीएम ले लिया तो हमारा आगे का टर्म क्या बना, E = 9kg - 3k E/g, ठीक है। या और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस इक्वेशन से g को इधर भेज दें, 9kg - 3k, या GE + 3ke = 9kg, या यहाँ से E कॉमन ले लिया तो 3k + g और बराबर आया 9kg, या E = 9kg / 3k + g, ये रिलेशन आ गया। ये कंप्लीट रिलेशन है 9kg / 3k + g। क्या किया एक बार फिर से देख लीजिए, 3 का अंडर मल्टीप्लाई किया तो आया 9kg - 3ke / g, जी एलसीएम लिया तो आया E = 9kg - 3ke / g, इस g का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आया GE = 9kg - 3ke, और इस 3ke को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, = 9kg, यहाँ से E कॉमन ले लिया तो आया क्या बचा 3k प्लस ये g = 9kg एज इट इज रहा, यहाँ से E की वैल्यू क्या है, इस पूरे टर्म को इधर भेज दिया तो क्या है 9kg / 3k + g। ये कंप्लीट रिलेशन है बिटवीन E